तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है लास्ट रेडियो कॉल। इस मूवी की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको नॉर्थ अमेरिका की रेड सिस्टर गोस्ट विच का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये मूवी फाउंड फुटेज फॉर्मेट में है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम 18 जुलाई 2018 का सीन देखते हैं जहां पर डेविड और जाइल्स नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में किसी की तलाश कर रहे होते हैं और इसी तलाशी के दौरान दोनों ऑफिसर्स अलग अलग होकर हॉस्पिटल में आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद इनमें से जो डेविड होता है उसे एक कॉफिन के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसको वो आगे बढ़कर चेक करने जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ जो जाइल्स होता है उसे एक कटा हुआ सर मिलता है और फिर उसे तुरंत ही डेविड के चीखने की आवाज सुनाई देती है जिसको वो भागकर चेक करने जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल एक डिमोनिक वॉइस के साथ ये वाला सीन भी कट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगला सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है और यहाँ पर हम डेविड की वाइफ सैरा को देखते हैं और फिर इसके बाद हमें एक रिटर्न नोट के जरिए ये पता चलता है कि सैरा अपने हस्बैंड डेविड के अनसॉल्व हादसे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है जिसके लिए उसने एक कैमरामैन को हायर किया हुआ था। यानी कि उनके साथ में क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला था, लेकिन इतना था कि जो भी होगा वो बहुत ही भयानक था। यानी कि यहाँ से इस मूवी के अंदर हमें जो भी सीन्स देखने को मिलेंगे वो कैमरामैन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेजेस होंगी और उनका एक कंपाइलेशन होगा। अब यहाँ पर सैरा अपने कैमरामैन को बताती है कि पिछले 1 साल से वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि आखिर उसके पति डेविड के साथ हुआ क्या था और इसके लिए उसने पिछले 1 साल में कई कोशिशें भी करी हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी इस चीज में कोई भी मदद नहीं करी। और दूसरी तरफ डेविड का पार्टनर जाइल्स था जो उस रात बिना एक भी चोट खाए जिंदा बच गया था, लेकिन उसे उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। इसलिए अब सैरा खुद ही सच का पता लगाने का फैसला करती है। अब इसके बाद में सैरा अपने कैमरामैन के साथ में यॉर्कटाउन पहुंचती है जहां पर वो सबसे पहले जाइल्स के घर जाती है जहां पर वो उसे वही सब बताता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और फिर इसके बाद में जाइल्स अचानक से एग्रेसिव होकर सैरा पर गन तान देता है जिससे डरकर सैरा और कैमरामैन वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सैरा उस ओल्ड लेडी से मिलती है जिसने 18 जुलाई की रात को पुलिस को कॉल करके यॉर्कटाउन मेमोरियल हॉस्पिटल बुलाया था और ये वही हॉस्पिटल था जहां पर हमने मूवी की शुरुआत में डेविड और जाइल्स को देखा था। ओल्ड लेडी सैरा से बोलती है कि यॉर्कटाउन मेमोरियल हॉस्पिटल शुरू से ही अजीब था क्योंकि वो एक रिलीजियस हॉस्पिटल हुआ करता था जहां पर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पर टॉर्चर किया जाता था। और फिर 1986 में यानी कि 1986 में गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। फिर वो ओल्ड लेडी आगे बताने लगती है कि उस रात लगभग 3 बजे जब वो हॉस्पिटल से बाहर से गुजर रही थी तब उसे अंदर से डिमोनिक आवाजें सुनाई देने लगी, इसलिए उसने डर के मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। जिसके बाद वो लेडी तो अपने घर चली गई, लेकिन डेविड और जाइल्स उस हॉस्पिटल में छानबीन करने गए थे और फिर उसके बाद ही डेविड लापता हो गया। यहाँ पर ओल्ड लेडी सैरा को उस रात की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी देती है जो कि उसने हॉस्पिटल के बाहर से ही रिकॉर्ड करी थी और इस वीडियो के अंदर एक ह्यूमन और एक क्रीचर की चीखने की आवाज आ रही थी जिस पर ओल्ड लेडी बोलती है कि ये विच की वॉइस है क्योंकि रात के 3 बजे का समय विच का या फिर डेविल का होता है। जिसके बाद सैरा उसी रात 3 बजे यॉर्कटाउन हॉस्पिटल में जाने का फैसला करती है ताकि वो खुद ये पता कर पाए कि वहां पर रात में 3 बजे कोई विच आती है या फिर नहीं। जहां पर जाने पर उसे हॉस्पिटल के बाहर की वॉल पर एक अजीब सा इविल साइन नजर आता है, लेकिन इससे पहले कि सैरा हॉस्पिटल के अंदर जा पाती वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि सैरा को पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे की प्रॉपर्टी पर चोरी से घुसने के इल्जाम में उस पर $2000 का जुर्माना लगाया जाता है। जिसके बाद में सैरा निराश होकर इस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से क्विट करने का डिसीजन लेती है, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा 12 आना। लेकिन फिर इसके 2 हफ्ते के बाद में द केज नाम का एक वीडियो ऑनलाइन लीक होता है जिसे यॉर्कटाउन हॉस्पिटल में 3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो के अंदर 2 टीनेजर गर्ल्स रात के वक्त यॉर्कटाउन हॉस्पिटल के अंदर चोरी से जाती हैं, लेकिन फिर इनमें से एक लड़की को स्पिरिट पजेस कर लेती है जिससे उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। जिसके बाद वो लड़की तो लापता हो जाती है, लेकिन जो दूसरी लड़की रिकॉर्डिंग कर रही थी वो पुलिस को अगली सुबह हॉस्पिटल के बाहर पागलपन की हालत में मिलती है जैसे कि बिल्कुल जाइल्स था। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद में सैरा वापस से डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू करने का फैसला करती है और फिर तभी सैरा को जाइल्स का कॉल आता है जो कि उसे ये बोलता है कि उसने भी टीनेजर लड़कियों की वीडियो देखी और उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सैरा को उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती हैं। इसलिए अब सैरा अगले दिन अपने कैमरामैन के साथ में जाइल्स के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि किसी ने पहले ही जाइल्स का खून कर दिया था और उसके पीछे वॉल पर वही इविल साइन था जो कि हमने हॉस्पिटल के बाहर की वॉल पर भी देखा था।
लेकिन ये सब देखकर सैरा काफी डर जाती है और फिर वो तुरंत ही जाइल्स के हाथ में पकड़ा हुआ रेडियो, फोन और उसके घर में टेबल पर रखे हुए एक बॉक्स को उठाकर वहां से भागकर अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो फिर से कोई जुर्माना नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद में रेडियो फोन पर लिखे नाम से उसको ये पता चलता है कि वो रेडियो जाइल्स का नहीं है बल्कि उसके हस्बैंड डेविड का है, लेकिन वो रेडियो डेड होता है। इसलिए अब सैरा जाइल्स के बॉक्स को चेक करती है, जिसके अंदर एक डायरी, एक एनवलप और एक टेप रिकॉर्डर होता है। जाइल्स की डायरी चेक करने पर सैरा को पता चलता है कि उसे काफी बुरे सपने आया करते थे। और फिर इसके बाद में जब वो टेप रिकॉर्डर को प्ले करती है तो उसके अंदर जाइल्स और एक अननोन पर्सन की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसके अंदर जाइल्स उस अननोन पर्सन को उसी रात के बारे में बता रहा था। जाइल्स बोलता है कि उसने उस रात एक लंबे से दिखने वाले डीमन को देखा था, जिसके हाथ भी काफी ज्यादा लंबे थे। और फिर इतना बोलने के बाद ही जाइल्स जोरों से चीखता है, जिससे डरकर सैरा रिकॉर्डर को बंद कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी उस रिकॉर्डर के अंदर से काफी क्रीपी सी नॉइसेस आ रही थी, जिसे बंद करने के लिए सैरा रिकॉर्डर को नीचे फेंक कर तोड़ देती है। अब इसके बाद सैरा एनवलप को चेक करती है, जिसके अंदर उसे एक फोन नंबर मिलता है, जिस पर कॉल करने पर एक अननोन पर्सन कॉल रिसीव करता है, जो कि ये बोलता है कि मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था। और फिर इसके बाद वो पर्सन सैरा को बताता है कि जिस साल डेविड यॉर्कटाउन हॉस्पिटल से लापता हुआ था, उस साल वो पर्सन यॉर्कटाउन शहर के पुलिस बॉडी कैम प्रोग्राम में रॉ वीडियो डेटा आर्काइविंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, और इसलिए उसके पास उन सभी फुटेजेस का एक्सेस था जो कि डेविड की बॉडी पर लगे हुए बॉडी कैम पर रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स ने सर्वर से डेविड और जाइल से जुड़ी हुई सभी फुटेजेस को डिलीट करवा दिया था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति दुनिया के सामने सच लाना चाहता था, इसलिए इसने डेटा डिलीट होने से पहले ही कुछ जरूरी फुटेजेस की कॉपी बनाकर अपने पास रख ली। जिसके बाद में सैरा उस अननोन पर्सन के बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है, जहां पर वो सैरा को फुटेजेस दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा पति नर्क से भी बदतर जगह पर कैद है। जिसके बाद सैरा अपने घर पहुंचकर सभी फुटेजेस को चेक करने लगती है, लेकिन उन फुटेजेस में डेविड के बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुई हजारों घंटों की वीडियोस होती हैं। इसलिए अब सैरा सीधे 15 जुलाई 2018 की फुटेज प्ले करती है, जो कि डेविड के लापता होने से ठीक 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग थी। इस फुटेज के अंदर डेविड एक घर के अंदर जाता है, जहां से चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन फिर तभी अचानक से एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसके सामने आ जाता है और बार बार बोलने लगता है कि रेड सिस्टर ने तुम्हें चुन लिया है। और फिर इसके बाद वो व्यक्ति डेविड पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को तुरंत ही शूट करके खत्म कर देता है। और फिर इसके बाद जब डेविड उस घर में और अंदर जाता है तो उसे बैकयार्ड में एक बंधी हुई लड़की की बॉडी मिलती है, जिसके बैक पर वही इविल साइन था जिसे हमने हॉस्पिटल के बाहर और जाइल्स के मर्डर वाले प्लेस पर देखा था। और यहाँ पर मरी हुई लड़की को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार हुई थी। खैर अब सैरा भी उस इविल साइन को नोटिस कर लेती है और फिर गूगल पर उस मास्क वाले व्यक्ति की डेथ के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे स्ट्रेंजली ये न्यूज लिखी हुई मिलती है कि पुलिस के अकॉर्डिंग मास्क वाला पर्सन, उसका नाम डॉन था और उसने खुद को ही खत्म कर लिया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि पुलिस वालों ने इस बात को दबाने की कोशिश करी थी। और फिर इसके बाद में सैरा को गूगल से ही डॉन के जुड़वा भाई बेनी का नंबर मिल जाता है, जो कि खुद एक फेमस शेमनिस्ट हीलर होता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि बुरी स्पिरिट वगैरह से लोगों को आजादी दिलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शेमन बनना चाहते हो, एक हीलर या फिर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर। इसलिए अब सैरा अगले दिन बेनी से मिलने जाती है, जहां पर बेनी उसको ये बताता है कि उसका भाई डॉन ब्लैक मैजिक किया करता था, लेकिन वो कभी खुद को खत्म नहीं कर सकता। यानी कि साफ बात है कि पुलिस डॉन की डेथ को सबसे छुपाना चाहती थी, और ऐसा क्यों है तो इसकी वजह भी बेनी बताता है। बेनी सैरा से ये बोलता है कि ये पूरा का पूरा यॉर्कटाउन शहर ही एक कर्स्ड लैंड के ऊपर बसाया गया है, इसलिए इस पूरे शहर के अंदर ही शुरू से बहुत ही अजीब और वियर्ड चीजें होती आई हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं तो पुलिस वाले जितने भी हादसे यहाँ पर होते हैं उनको छुपा देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बना रहे और डर की वजह से कोई इस शहर को छोड़ ना पाए। अब इसके बाद में सैरा बेनी को वही इविल साइन दिखाती है, जिस पर वो बोलता है कि ये साइन रेड सिस्टर नाम की एक गोस्ट विच का है, जो कि काफी पावरफुल होती है। और नेटिव अमेरिकन की मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये विच सबसे पहले अपने रहने के लिए एक जगह की तलाश करती है, और फिर एक बार सही जगह मिल जाने के बाद ये वहां पर रहकर इंसानों का खून पीती है। और अगर आप लकी हैं तो बस ये आपका खून पीकर आपको खत्म कर देगी, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ये आपको कैद कर लेगी, और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आपका खून तब तक पीती रहेगी जब तक
तक कि वो आपको अपने साथ कभी ना खत्म होने वाली अंधेरे की दुनिया में लेकर ना चली जाए। और फिर इसके बाद में बैनी सैरा से आगे बताता है कि अगर वो रेड सिस्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि वो खुद भी उसका शिकार हो जाए, लेकिन सैरा को इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए बैनी उसकी हेल्प करने के लिए उसे अगली रात एक पवित्र जगह पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बुलाता है और फिर वो सैरा को रेड सिस्टर पर बनाई गई एक वीडियो टेप भी देता है ताकि सैरा उसे देखकर रेड सिस्टर के बारे में कुछ जान पाए। जिसके बाद सैरा घर आकर उस वीडियो टेप को प्ले करती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि समय के शुरुआत से ही दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग टाइप के गोस्ट विचेस हुआ करती थीं और इनमें से ही टेक्सास में पाई जाने वाली एक विच का नाम था रेड सिस्टर, जो कि अनंत काल तक जिंदा रहने के लिए रात के वक्त इंसानों का खून पिया करती थी। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अगली रात का नजारा देखते हैं जहां पर सैरा बैनी से मिलने के लिए उसकी बताई गई पवित्र जगह पर पहुंचती है। यहाँ पर सैरा बैनी के कहे अनुसार अपने पति का रेडियो फोन लेकर आई थी जिसके साथ बैनी रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करता है और फिर कुछ ही देर में उस रेडियो से डेविड की आवाज आने लगती है जो कि सैरा का नाम पुकार रहा था। और फिर इसके अगले ही पल वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर बैनी ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसे किसी स्पिरिट ने पजस कर लिया हो। और यहाँ पर हम बैनी और सैरा के पीछे विच को भी देख पाते हैं जिससे डरकर सैरा और कैमरामैन वहां से भागकर अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद में सैरा पागलों की तरह घंटों तक रेडियो फोन पर डेविड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी डेविड से बात हो पाती है या फिर नहीं ये हमको पता नहीं चल पाता क्योंकि सैरा ने कैमरामैन को खुद से दूर कर दिया था। और फिर एंड में हम सैरा को दर्द से चिल्लाता हुआ भी देखते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हमें फ्लैशबैक के जरिए पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग यॉर्कटाउन हॉस्पिटल यूएस की मशहूर हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस हॉस्पिटल को 1950s में रोमन कैथोलिक ग्रुप के द्वारा बनाया गया था जिन्हें फेलिशियन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इस हॉस्पिटल को मेनली रिहैब सेंटर की तरह यूज किया जाता था जहां पर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स को रखा जाता और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1950s के अंदर इस हॉस्पिटल में लगभग 2000 पेशेंट्स एडमिट हुए थे, लेकिन इनमें से आधे से भी ज्यादा पेशेंट्स किसी अननोन कॉज की वजह से मारे गए। इसलिए 1986 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद अलग अलग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस हॉस्पिटल के अंदर दिन के वक्त ढेर सारे गोस्ट की वीडियोस रिकॉर्ड की, यानी कि इस हॉस्पिटल में उन 2000 पेशेंट्स की आत्माएं कैद हो गई थीं, जिन्हें यहाँ पर रखकर ट्रीटमेंट के नाम पर टॉर्चर किया गया था। इसलिए शहर के लोगों ने इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कई बार ध्वस्त करना चाहा, यानी कि तबाह करना चाहा, लेकिन वो इसमें असफल रहे। खैर अब बैनी के साथ हुई घटना के 6 दिन बाद सैरा वापस से कैमरामैन को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उसे रेडियो से डेविड की वॉइस आ रही थी, इसलिए वो डबल पेमेंट देकर कैमरामैन को अपने साथ यॉर्कटाउन हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहती है, जिसके लिए कैमरामैन भी हाँ कर देता है। और फिर ये लोग रात में 3 बजे उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिसके अंदर जाने पर इनकी वॉच का टाइम रुक जाता है और लगभग 1 घंटे बीतने के बावजूद भी इनकी वॉच के अंदर 3 ही बज रहे थे, यानी कि यहाँ पर इनकी वॉच खराब नहीं होती है बल्कि इस हॉस्पिटल के अंदर का समय थम चुका था, यानी कि इस पूरे इलाके को वही रेड सिस्टर विच कंट्रोल करती है। और फिर तभी इनको बॉटल से बना हुआ एक रास्ता नजर आता है जिसको फॉलो करते हुए सैरा एक ऐसे रूम में पहुंचती है जहां पर उन पेशेंट्स की टेप रखी थी जो कि सालों पहले ट्रीटमेंट के लिए उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अब सैरा उन टेप्स पर लिखे हुए पेशेंट्स के नाम को पढ़ने लगती है और शॉकिंगली उनमें से उन्हें अपने नाम की टेप नजर आती है जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उस टेप को प्ले करती है जिसके अंदर टेप के अंदर 2 लेडीज बात कर रही होती हैं और उनमें से जो सैरा नाम की लेडी होती है वो बोलती है कि उसका हस्बैंड मिसिंग है। इस पर दूसरी लेडी बड़े अजीब तरीके से ये बोलती है कि हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और इससे हमें यही पता चलता है कि तुम्हारी कभी शादी ही नहीं हुई थी, इसलिए ये हो सकता है कि तुम अपने हस्बैंड की नहीं बल्कि अपने लवर की बात कर रही हो और लवर रखना तो एक पाप है जिसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर इसके बाद में वो लेडी टेप वाली सैरा से बोलती है कि तुम आजीवन नर्क में सड़ोगी और फिर वो सैरा को इलेक्ट्रिक थेरेपी देने की बात करती है जिसको सुनकर रियल टाइम वाली सैरा काफी घबराने लगती है और फिर वो तुरंत ही उस टेप को तोड़ देती है। इनडायरेक्टली वो विच यहाँ पर सैरा को वार्न कर रही थी। जिसके थोड़ी देर के बाद में हॉस्पिटल में बेल रिंग होती है और फिर सैरा के बैग में रखे हुए डेविड के रेडियो से अनक्लियर साउंड आती है जो कि हम ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन सैरा रेडियो में बोलती है कि डेविड तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया, इसलिए अब तुम कहां पर हो। और फिर इसके अगले ही पल सैरा और कैमरामैन को हॉस्पिटल के अंदर लगे रेडियो से कुछ आवाज आने लगती है जिसको फॉलो करते हुए सैरा उसी कॉरिडोर में पहुंच जाती है जहां पर उस रात जाइल्स को कटा हुआ सर मिला था और फिर यहाँ पर सैरा को भी वही कटा हुआ सर और जाइल्स नजर आता है, यानी कि उस रात जाइल्स के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सैरा देख पा रही थी। और फिर सैरा जाइल्स को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में पहुंचती है जहां पर उसे डेविड मिल जाता है जो कि काफी डरा हुआ था।
अब सैरा डेविड को एक रूम में बैठाकर पानी पीने को देती है, जिसके बाद में डेविड बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर सैरा बोलती है कि तुमने ही तो रेडियो पर कॉल करके मुझे बुलाया था, जिस पर डेविड बोलता है कि यहाँ से तुरंत चली जाओ। और फिर डेविड अचानक से डरते हुए ये बोलने लगता है कि वो आ रही है, जिसके बाद में हमें रेड सिस्टर के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही सैरा कैमरामैन को लाइट ऑफ करने का बोलती है। और फिर सैरा, डेविड और कैमरामैन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाले होते हैं, डेविड अचानक से गायब हो जाता है, जिसको देखकर कैमरामैन इतना डर जाता है कि वो सैरा के हाथ में कैमरा पकड़ाकर खुद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद में सैरा कैमरा लेकर डेविड को ढूंढने लगती है और फिर तभी उसे एक रूम के अंदर रेड सिस्टर नजर आती है, जो कि डेविड का खून पी रही थी, जिसे देखकर सैरा वहां से हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन रेड सिस्टर उसको पकड़ लेती है और अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर खींच कर ले जाती है। जिसके बाद में कैमरा की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और फिर हमें एक नोट के जरिए पता चलता है कि अगली सुबह हॉस्पिटल में कैमरामैन और उसकी टीम गए थे, जहां से उन्हें उनका कैमरा तो मिल गया, लेकिन सैरा कहीं पर गायब हो गई और ये आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहां पर है। और फिर इसके बाद जब कैमरामैन और उसकी टीम ने सैरा का कंप्यूटर चेक किया तो उनको वहां पर डेविड की बॉडी कैम वाली फुटेज के अंदर एक हिडन फाइल नजर आती है, जो कि 18 जुलाई की रात की थी, यानी कि वही फाइनल फुटेज थी जो कि आखिरी बार डेविड के बॉडी कैम पर रिकॉर्ड हुई थी, यानी कि मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में। जिससे हमको ये पता चलता है कि उस रात जब डेविड को कॉफिन के अंदर से आवाज आ रही थी तो उसने उसको खोल दिया था, जिसके बाद में कॉफिन के अंदर कैद हुई रेड सिस्टर विच बाहर निकल गई थी। जी हाँ, यानी कि उसको यहीं पर कैद किया गया था, लेकिन डेविड ने उसको आजाद कर दिया। यानी कि सैरा को पहले से ही मालूम था कि उस हॉस्पिटल के अंदर रेड सिस्टर विच है, लेकिन उसने जानबूझकर कैमरामैन को इसके बारे में नहीं बताया। खैर एक हफ्ते के बाद में जब कैमरामैन डेविड और सैरा की इस मूवी को ऑनलाइन रिलीज करने वाला होता है तो उसको उसी ओल्ड लेडी का एक वीडियो मैसेज आता है, जिसने उस रात पुलिस को यॉर्क टाउन हॉस्पिटल बुलाया था। और ये वीडियो पिछली रात की होती है, जिसके अंदर जब वो लेडी रात में उस हॉस्पिटल के बाहर से गुजर रही थी तो उस हॉस्पिटल के अंदर खिड़की पर एक लेडी खड़ी हुई उसको नजर आती है, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि सैरा ही थी, या फिर ये कहें उसकी स्पिरिट थी, जो कि अब रेड सिस्टर की अंधेरे की दुनिया में फंस चुकी है, या फिर ये कहें उसके खुद के डायमेंशन के अंदर। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द रेड सिस्टर गोस्ट विच के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक फाउंड फुटेज मूवी, जिसमें आपको बड़े सटीक तरीके से पुराने जमाने के रिलीजियस हॉस्पिटल के कॉन्सेप्ट को भी दिखाया गया है, जिससे हमको पता चलता है कि पहले के समय में जो रिलीजियस हॉस्पिटल्स हुआ करते थे वहां पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे या फिर उन्हें केज के अंदर कैद करके रखा जाता, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे हॉस्पिटल में काम करने वाले सिस्टर्स का ये मानना था कि ऐसे लोग जो ड्रग्स या फिर अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं उन्होंने पाप किया है, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए और वो सजा पाकर ही ठीक हो पाएंगे, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये चीजें पूरी तरह से गलत हैं। और रही बात इस मूवी की तो मेरे अकॉर्डिंग यॉर्क टाउन हॉस्पिटल में जिन 2000 पेशेंट्स को रखकर टॉर्चर किया गया था वहां पर ब्लैक मैजिक के जरिए उनकी सोल्स को उसी हॉस्पिटल से बांध दिया गया, लेकिन जब हॉस्पिटल बंद होने के बावजूद भी कुछ 100-200 पेशेंट्स वहां से बाहर निकले तो उनकी बॉडी तो उस हॉस्पिटल से निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोल उसी हॉस्पिटल से कनेक्टेड रही। और शायद से हो सकता है कि उन 100-200 पेशेंट्स में से इनकी मदर भी कोई हो सकती है, इसलिए ही उनकी सोल यहाँ से जुड़ी हुई थी। अदरवाइज यहाँ पर बाकी लोग बच जाया करते थे, लेकिन 2 लोगों को यहाँ पर रेड सिस्टर ने चुन लिया, यानी कि डेविड को भी चुन लिया और सैरा को भी चुन लिया। साथ ही साथ वो जो 2 लड़कियां वहां पर गई थी उनमें से भी एक लड़की इन्हीं पेशेंट की या फिर इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हो सकती है, और यही रीजन है कि जाइल्स यहाँ से सही सलामत निकल गया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि जब उसने सच्चाई बताने की कोशिश करी तो रेड सिस्टर ने उसको ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी लैंड जो थी वो शापित थी। और यही तो वजह थी जो कि डॉन ने डेविड को देखते ही बोल दिया था कि रेड सिस्टर ने तुमको चुन लिया है। और फिर इसके बाद में डेविड ने रेडियो कॉल के जरिए सैरा को भी हॉस्पिटल में बुला लिया, लेकिन वो डेविड ने नहीं बुलाया था बल्कि वो तो रेड सिस्टर ने बुलाया था, या फिर उसके डर के चक्कर में, क्योंकि इनकी बॉडी एक ऐसे डायमेंशन में फंस जाती है जो कि दिखने में हॉस्पिटल जैसा ही होता है, लेकिन वो होती उस विच की दुनिया है। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि शायद सैरा शुरू से ही दिमागी रूप से बीमार हो और वो अपने लवर डेविड को अपना हस्बैंड मानने लगी होगी, जिसके बाद में जब डेविड गायब हो गया तो सैरा उसे ढूंढते ढूंढते यॉर्क टाउन हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन फिर वहां उसे अपने नेम का टेप प्ले करने के बाद में उसको अपनी रियलिटी का एहसास हुआ और शायद इसलिए उसने उस टेप को भी तोड़ दिया। या फिर ये हो सकता है कि वहां पर जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरी की पूरी लैंड जो थी वो कर्स हो गई थी, तो शायद से वहां के लोगों ने या फिर शेमन्स ने मिलकर रेड सिस्टर को एक जगह कैद कर दिया, जो कि यही हॉस्पिटल था। अब डेविड ने किया ये कि उसने रेड सिस्टर को कॉफिन से आजाद करवा दिया, और मुझे तो ये भी लगता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो भी कहीं ना कहीं रेड सिस्टर से जुड़ी हुई थी। हो सकता
सकता है कि वो उसकी कंपेनियन हो या फिर कुछ भी। जिसके बाद रेड सिस्टर ने मैजिक की वजह से हॉस्पिटल के अंदर का समय रोक दिया और फिर अमर रहने के लिए रोज वो थोड़ा थोड़ा करके डेविड का खून पिया करती, जिससे डेविड मरता भी नहीं था और ना ही वो जिंदा था। अब उसे पता था कि डेविड तो मरने ही वाला है, क्योंकि इतना खून चूसने के बाद में वो बचेगा नहीं। तो उसने उसके बाद में सैरा को वहां पर बुला लिया। और रही बात डॉन और उसके ब्लैक मैजिक की, तो हो सकता है कि डॉन ने ही उस लड़की का सैक्रिफाइस करके रेड सिस्टर को जगा दिया था, जो कि सालों से कॉफिन के अंदर सो रही थी। और फिर 3 दिन बाद डेविड उसे गलती से आजाद कर देता है। अब तक वो शांत थी, लेकिन सैक्रिफाइस के बाद में उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी आने लगी और उसने आवाजों के जरिए डेविड को वहां बुला लिया। और हो सकता है कि उस ओल्ड लेडी का भी कुछ ना कुछ चक्कर होगा। बात रही जाइल्स को किसने मारा, तो हो सकता है उसे भी रेड सिस्टर ने ही खत्म किया होगा। और फिर उसने जानबूझकर डेविड का रेडियो वहां पर छोड़ दिया ताकि सैरा उस रेडियो की हेल्प से उस हॉस्पिटल में पहुंच जाए। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये कहती है कि डेविड और जाइल्स को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया गया था, जो कि रेड सिस्टर की कोई डील होगी उस ओल्ड लेडी के साथ में, जिस वजह से उसने पहली रात को ठीक 3 बजे विच आवर में डेविड और जाइल्स को उस हॉस्पिटल में भेजा। और फिर उसने ही इनडायरेक्टली सैरा को भी रात के 3 बजे उस हॉस्पिटल में भिजवा दिया। और हो सकता है कि शायद उसी ओल्ड लेडी ने बाद में जाइल्स को भी खत्म कर दिया हो, ताकि जाइल्स यहाँ पर किसी को भी सच्चाई न बता पाए। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट रेडियो कॉल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो आपको इन सारी थ्योरीज में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी थ्योरी लगी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए